नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और मौजूदा वक्त में जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, कोरोना संक्रमण का ग्राफ जितना तेजी के साथ बढ़ रहा है, उसको लेकर के इंडिया न्यूज आपके लिए लेकर आया है ओपीडी। जी हां, एक ऐसी ओपीडी जहां पर आप अपने घर पर रहकर के ही अपना इलाज कर सकते हैं, अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं। कोरोना से कैसे बचा जाए, अगर आपको भी कोई लक्षण है तो क्या सावधानी बरतें, परिवार में कोई संक्रमित है तो कैसे ध्यान रखें, इन्हीं सब सवालों के लिए आपके अपने चैनल ने इस खास मुहिम की शुरुआत की है। अगले 1 घंटे डॉक्टरों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ रहेगा। आप भी कोरोना महामारी से जुड़ी जानकारी इस मंच के जरिए हासिल कर सकते हैं। अगले 1 घंटे तक आप हमारे दिए गए फोन नंबर्स पर कॉल करके सीधे डॉक्टर से बात कर सकते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करें। लेकिन इससे पहले हम एक बार फिर से आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और लेखों पर जरा भी भरोसा ना करें। यह आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि कोरोना के हर मरीज की परेशानी अलग अलग होती है और कुछ लोग आपके मन में डर बनाना चाहते हैं। इसीलिए आप केवल डॉक्टरों की सलाह पर ही दवा लें, ओपीडी की शुरुआत करें। उससे पहले प्रदेश का ताजा हाल आपको बताएं। और कोरोना से जुड़ी जानकारी, हरियाणा में लगातार कोरोना का जो मामला है वो धीरे धीरे नियंत्रण में आ रहा है। केस कम हो रहे हैं। 24 घंटे में 723 केस सामने आए, 1744 मरीज इस दौरान ठीक हुए। हरियाणा में 9000 के पास एक्टिव केस पहुंचे हैं। प्रदेश में रिकवरी रेट करीब 98% तक हुआ है। हरियाणा में संक्रमण दर 9% से नीचे है। प्रदेश में अब तक 60 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है। प्रदेश में अब तक 8664 लोगों की मौत हो चुकी है। अनलॉक 2 में छूट और बढ़ा सकती है सरकार। हरियाणा में 7 जून तक लॉकडाउन इसी तरीके से आगे बना हुआ है। और साथ ही साथ कोरोना संक्रमण की जो स्थिति मौजूदा वक्त में बनी हुई है, हरियाणा में लगातार कोरोना के केस कम होते चले जा रहे हैं। ये एक राहत भरी बात भी है। बीते 24 घंटों में 723 नए केस सामने आए हैं। हरियाणा में 9000 के पास एक्टिव केसों की संख्या पहुंची है। और इस बीच हमारे साथ एक्सपर्ट कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमल गौरा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर कमल गेरा, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और अब जरा आगे बढ़ते हैं और जरा मैं जल्दी से आपसे एक सवाल लूं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि एक और हमारे साथ मेहमान कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, डॉक्टर शिशिर गुप्ता। बहुत स्वागत है डॉक्टर शिशिर गुप्ता आपका कार्यक्रम में। तो ये कुछ चीज़ें अभी कोरोना संक्रमण को लेकर के हाल ही में हमने देखी हैं, और जो संक्रमण अभी कम होता हुआ नजर आ रहा है, ये क्या स्थायी है? मैं जरा जल्दी से शिशिर गुप्ता मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूं कि क्या अभी जो संक्रमण कम होता चला जा रहा है, क्या ये स्थायी है या अभी वापस से वेव बदल सकती है? जो तीसरी लहर की का अनुमान लगाया जा रहा है, आशंकाएं ऐसी हैं, तो क्या ये ऐसी संभावनाएं भी हैं? देखिए, कोरोना एक वायरल बीमारी है। फर्स्ट वेव था, अब सेकेंड वेव आया है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट आप कहना है बहुत डिफिकल्ट होगा कि थर्ड वेव कैसा होगा होना। मतलब देखिए, मतलब अनटिल अनलेस हम लोग प्रिकॉशंस नहीं लेते तो थर्ड वेव जायज सी बात है, आ भी सकता है। संभावनाएं हैं, ठीक है। मैं जरा जल्दी से, बिल्कुल डॉक्टर कमल गेरा, मैं आपसे भी इसी सवाल पर जवाब लेना चाहता हूं, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि ये जो हमने मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, बहुत सारी सख्ती हैं, बहुत सारे नियम हैं, बहुत से लोगों के रोजगार अभी तक बंद भी हैं। हालांकि अनलॉक की स्थिति में ये धीरे धीरे चीज़ें खुलेंगी, लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जो पाबंदियां लगाई हुई हैं, ये रोक आखिर कब तक रहेंगी? देखिए, ये कह पाना तो बहुत ही मुश्किल है कि ये पाबंदियां कब तक रहेंगी। तो कोरोना वायरस अभी केसेस कम हुए हैं, हमने देखा था कि पहली वेव के बाद भी केसेस कम हो गए थे, तो उसके बाद 5-6 महीने में फिर दूसरी वेव आ गई। तो हम ये कहना पाना तो बहुत ही मुश्किल है कि ये पाबंदियां कब तक चलती रहेंगी। कम से कम मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग, आई थिंक ये अगले साल 1 साल तो कम से कम रहेगा, जब तक कि पूरी पॉपुलेशन हमारी वैक्सीनेटेड नहीं हो जाती। वैक्सीन इज द ओनली सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है जिसको वैक्सीनेट करने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तभी ले हम मान सकते हैं कि हाँ, 1 साल में पूरी पॉपुलेशन शायद वैक्सीनेट हो जाए हमारी।
ठीक है, अगर हम दुनिया के बाकी देशों के साथ तुलना करें तो सर भारत के अंदर जो वैक्सीनेशन के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, आपको लगता है कि हमें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है? वैक्सीन की कमी को लेकर के विपक्षी खेमा लगातार सवाल उठाता रहता है, तो ये जो वैक्सीन की कमी है या फिर हमें जो अपनी जो प्लानिंग है उसको कुछ हद तक और सुधार उसमें लाने की ज़रूरत नज़र आती है आपको? देखिए, पहले जब वैक्सीन सबसे पहले चालू किया था मोदी सरकार ने, तब ये था कि काफी लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे। तब वैक्सीन अबंडेंस में अवेलेबल था, लेकिन कई लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे। लेकिन जैसे ही अब इतना इंपॉर्टेंस आ गया है वैक्सीन का, और तब तक अब हमारे पास इतनी सारी वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है। तो जहां तक कहने की बात है, जैसा उनका प्रोग्रामिंग है एकदम सही प्रोग्राम है। जहां तक जैसे उन्होंने फेजेस बनाए हैं, अब प्राइवेट में भी धीरे धीरे वैक्सीन अवेलेबल हो रही हैं। तो जहां तक लग रहा है वो सितंबर अक्टूबर तक, जहां तक उनका प्लान है कि सबको वैक्सीनेट करने का, मुझे लग रहा है ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन तब तक तो कम से कम वैक्सीनेट हो जाएगी। ठीक है, कम से कम एक डोज तो लगी जाएगी। ठीक है, ये कॉलिंग प्रोग्राम है सर, और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, उनका जरा सवाल ले लेते हैं। मोहनलाल पटौदी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहनलाल, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल रखिए। सर जी, पटौदी से बोल रहा हूँ। जी, बहुत स्वागत है। हाँ जी, ये जिसके पास एक ही टॉयलेट है, कमरे ही 2 हैं, फैमिली में कई मेंबर हैं, वो क्या करेगी, हम ये पूछना चाहते हैं। ठीक है, जरा इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर कमल गेरा, बहुत छोटा सा अगर घर है, ज़्यादा उसमें कमरे नहीं हैं, कॉमन टॉयलेट है और लोग ज़्यादा हैं, अगर कोई एक संक्रमित भी है तो अब ऐसे में क्या किया जाए और किन बातों का ध्यान रखा जाए? तो देखिए, इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि अब उस जो संक्रमित है उसको आइसोलेट कैसे किया जाए। अगर उसको आइसोलेट करना है तो उसका वॉशरूम अलग होना चाहिए, उसका कमरा अलग होना चाहिए, जो कि ऐसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं इतने छोटे घर में। तब ऐसे केसेस के लिए सरकार ने कोविड केयर सेंटर बना रखे हैं, जहां पे सिर्फ बेड्स लगे हुए हैं और पेशेंट को ओरली कुछ दवा खानी है, उसे एडमिट नहीं होना है, उसे सिर्फ उधर जाना है और अपने जो 14 दिन है उधर उधर आइसोलेट होना है। तो यही उसका सॉल्यूशन है। मैं उनकी बात समझ पा रहा हूं कि 2 कमरे में तो पॉसिबल है ही नहीं और कर भी नहीं सकते 2 कमरे में। जी, जहां तक पॉसिबल है उसको उस फैसिलिटी में जाना ही पड़ेगा जो सरकार ने बना रखी है ऐसी कंडीशन में, और और कोई रास्ता ही नहीं है। इसीलिए प्रदेश की सरकारों के द्वारा जो कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं, आप उनमें जाकर के अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं, वहाँ पर आप रह सकते हैं कुछ समय के लिए, जब तक आप कोरोना से संक्रमित हैं। जैसे ही आप रिकवर हो जाएं तो वापस आप अपने घर आ सकते हैं। तो ये आपके सवाल का जवाब हुआ मोहनलाल। हम उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल का बखूबी तरीके से आपको जवाब मिला होगा। लेकिन ज़रा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। मैं ज़रा शिशिर गुप्ता जी आपके पास भी आता हूँ, और एक सवाल आपसे ये कि तीसरी लहर की आशंका, और हर कोई इस बात को लेकर के बेहद चिंतित है, बहुत गंभीर है कि ये अगर तीसरी लहर आती है, कई एक्सपर्ट और कई डॉक्टर्स का ये मानना है कि ये सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रभावित करेगी। लेकिन कुछ एक डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि ऐसा भी हुआ भी नहीं है कि ज़्यादा संक्रमित बच्चे हुए हों, चाहे वो पहली लहर की बात हो चाहे वो दूसरी लहर की। तो ऐसा वो अनुमान लगा रहे हैं कि तीसरी लहर में भी बच्चे संक्रमित नहीं हो सकते हैं। तो ये 2 अलग अलग स्टडीज़ हैं, इसको लेकर के क्या कहना है आपका? जी देखिए, ऐसा है कि बच्चों का होने का चांसेस इसलिए बढ़ जा रहा है क्योंकि अभी तक जो हमारी वैक्सीन जो डेवलप हुई हैं, जो हमारे कंट्री में डेवलप हुई हैं या बाहर भी, उनका जो वो है, जो एज वो है, वो उनको बच्चों को 1 to 19 ईयर्स वो सेफ अभी तक, नथिंग, नो स्टडी हैज बीन डन। तो उसके चलते बच्चे सारे के सारे अभी तक अनवैक्सीनेटेड है, जाहिर सी बात है। और जो 5 साल से कम बच्चे होती है उनकी इम्यूनिटी पूरी तरह से बनी भी नहीं होती है। तो ऑब्वियस सा रीजन है कि नेक्स्ट लहर में जब सब मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑलरेडी वैक्सीनेट हो जाएगी, जिनके पास थोड़ी बहुत गतिरोधक है शक्ति, तो जाहिर सी बात है बच्चे हमारे ज्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। थोड़े बच्चे हो भी रहे हैं, बट ज्यादातर बच्चों में एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स की तरह है, माइल्ड डिजीज होती है, जनरली दे रिकवर वेरी वेरी फास्ट। अभी तक ऐसा है, कुछ ही मतलब लेस देन 1% बच्चे जो होते हैं दे गो इनटू सीवियर सिंड्रोम विच इज आल्सो कॉल्ड एज मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। तो ये अगली लहर डेफिनेटली बच्चों में हो सकती है, लेकिन कहना मतलब आज की डेट में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, जरा कॉल्स भी ले लेते हैं। लगातार हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, अपने सवाल रख रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल है जी, हमने अभी तक एक भी डोज नहीं लगवाई है दवाई।
अच्छा, और एक छोटा भैया है मेरा, उसके थोड़े से दौरे की शिकायत है, उसकी दवाई चल रही है, क्या हम उसको भी इंजेक्शन लगवा सकते हैं? नहीं, अभी बच्चों के लिए उम्र क्या है उस बच्चे की? बच्चा नहीं है जी, उम्र जी। तो 30 वर्ष के ऊपर है लगभग। ठीक है, ठीक है। तो शिशिर जी, क्या अब ऐसे में क्या किया जाए, वैक्सीन लगवाएं? हाँ हाँ, डेफिनेटली वैक्सीन का कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है इतना। अगर मतलब द वैक्सीन इज वेरी वेरी सेफ, आप डेफिनेटली आपको लगवाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आप बता रहे हो उस कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है, आप बिल्कुल बिल्कुल जाके लगवाइए। ठीक है, तो आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, ये सलाह यहाँ एक्सपर्ट के द्वारा दी जा रही है। और हम ज़रा आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर कमल गेरा, हमने देखा है अक्सर कि जो पोस्ट कोविड पेशेंट हैं उनमें एक बड़ी कॉमन सी परेशानी है, वो सांसों को लेकर के है। सांस लेने में परेशानी अक्सर कई मरीजों के अंदर देखी गई और रिकवर हो गए हैं, लेकिन उनके मन में हमेशा से ये रहता है कि अब पहले के मुकाबले हम सांस उस तरीके से नहीं ले पा रहे हैं जितना पहले ठीक तरीके से ले पा रहे थे। तो क्या ये एक मन का भ्रम है या ऐसा होता है? देखिए, ऐसा होता ही है, उसे बोलते हैं पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में क्या रहता है कि जो लंग्स के अंदर हमारी सूजन आ गई है कोरोना के दौरान, वो हमारी सूजन जाएगी 2-3 महीने में आराम से धीरे धीरे। तो क्या होता है कि उन 2-3 महीनों में हमें थोड़ी बहुत सांस की दिक्कत रहती ही रहती है, जैसे चलने फिरने में थोड़ा सांस फूल जाना। पेशेंट ऐसा सोचता है कि मैं पहले तो ऐसा कर लेता था, तब तो सांस नहीं फूलता था, लेकिन कोरोना के बाद सब ऐसा हो गया कि एक मंजिल सीढ़ी चढ़ता हूं, उसमें मेरा सांस फूलने लग जाता है। तो मेरा उन सबसे यही कहना है कि धीरे धीरे ये सारी सूजन अंदर की चली जाती है 90% ऑफ द केसेस में, और पेशेंट पहले जैसा हो जाता है 3 से 4 महीने के रिकवरी पीरियड के दौरान। जो इसमें खास लेने वाली जो दवाएं लेने वाली चीजें, जैसे अपने लोकल डॉक्टर से बात करके नेबुलाइजेशंस में अगर वो देता है तो उससे काफी अच्छा असर पड़ता है मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में। जो हम यूजुअली अस्थमा वाले पेशेंट को देते हैं कि नेबुलाइजर दे दिया, इनहेलर दे दिया, तो हमें कभी कभी इनहेलर और नेबुलाइजर का सहारा लेना पड़ता है ऐसे पेशेंट्स में। और जहां तक देखा गया 3 से 4 महीने में ऐसे पेशेंट्स रिकवर कर जाते हैं। जैसे पहली वेव थी तो उसके पेशेंट्स अभी रिकवर हुए ही थे, ये दूसरी वेव आ गई जिससे बाकी अदर पेशेंट्स आने लग गए। जी, ठीक है। जरा कॉलर्स भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। इस बीच हमारे साथ बलकार कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है बलकार आपका कार्यक्रम में। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? सर ऐसा है, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ और बीपी का पेशेंट हूँ। बीपी डाउन होता है जी। तो मैंने जो है ना 7 तारीख को इंजेक्शन लगवाया था जी। हाँ। तो एक दिन बाद मुझे सिर में चक्कर आ गए बड़े जोर से और मैं गिर गया और छाती में दर्द हुआ। हाँ जी, उसके बाद डॉक्टर के पास गए तो 16-17 हज़ार रुपये लग के अब जान छूटी। तो इसका दूसरे इंजेक्शन लगवाएं या ना लगवाएं, क्या करें? ठीक है, डॉक्टर कमल गेरा, ये कुछ ऐसा क्या संभव है? एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन बताएंगे आप? बलकार जी का सवाल ये है कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई थी, उनको सांस से रिलेटेड कुछ परेशानी भी है, लेकिन उन्होंने जब फर्स्ट डोज लगवा लिया तो उसके बाद उनको चक्कर आए हैं। उनका सवाल ये है कि अब आगे दूसरी डोज लें या उसके लिए कुछ वेट किया जाए या कुछ इसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं, क्या है? देखिए, जो चक्कर आते हैं, हल्के फुल्के जो चक्कर आते हैं, वो वैक्सीन के बाद आ सकते हैं 1-2 दिन के लिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स वैक्सीन के हो सकते हैं, जैसे ज्यादा बुखार आना, थोड़ी बहुत चक्कर आ जाना या कोई ऐसा वीकनेस फील होना। अगर उन्होंने एक वैक्सीन का डोज लगवा लिया है और वो अभी तक एकदम स्वस्थ हैं, वो चक्कर अभी एकदम ठीक हो चुके हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उन्हें दूसरा डोज लगवाना ही चाहिए। अपनी हार्ट वाली दवाइयां वो साथ साथ खाते रहें, बीपी वाली दवाई साथ साथ खाते रहें, लेकिन दूसरा डोज लगवाएंगे तो बेहतर रहेगा मेरे उसमें। लेकिन अपने हार्ट वाले डॉक्टर से एक बार फाइनली बात कर लें कि उस वजह से कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रही, लेकिन जहां तक देखा गया है हल्का फुल्का चक्कर आ सकता है 1-2 दिन के लिए। ठीक है, एक चीज और भी सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा डॉक्टर कमल गेरा कि ये कोई भी वैक्सीनेट अगर होता है तो उसके बाद क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं, क्या क्या कॉमन चीजें हैं जो होती ही हैं? कई ऐसे पेशेंट्स हैं या कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई लेकिन उनका ये कहना है कि हमें बुखार हुआ। तो बुखार होना या चक्कर आना, ये क्या क्या ऐसी कॉमन चीजें हैं जो कि अक्सर होती हैं? देखिए, बुखार सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है जो वैक्सीन का होता है। बुखार का मतलब यह है कि हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्ट कर रहा है वैक्सीन के लिए, और ये अच्छी बात है हल्का फुल्का बुखार आ जाना।
इंजेक्शन साइट रिएक्शंस हो सकते हैं, जहां पे इंजेक्शन लगाया वहां पे दर्द रहना, वहां पे थोड़ी बहुत सूजन आ जाना। तीसरा रिएक्शन होता है हल्का फुल्का चक्कर आ सकता है। चौथा हो सकता है कि हल्की फुल्की कोई उल्टी जैसा लग सकता है, गैस, एसिडिटी, ऐसी चीजें भी देखने को मिल रही हैं वैक्सीन के बाद। लेकिन ऐसा कोई मेजर रिएक्शन, ऐसा कुछ देखा नहीं गया है, मतलब वो ऐसा मेजर रिएक्शन हुआ हो जिस वजह से पेशेंट को एकदम हॉस्पिटलाइज करना पड़े। मतलब ज्यादातर पेशेंट्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, कॉल्स भी ले लेते हैं। सीमा चोपड़ा अगली कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सीमा जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल रखिए। सीमा जी, टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए और आप अपना सवाल रखिए। हाँ जी जी नाम आ गया। हेलो सीमा जी, अपने टीवी की आवाज़ थोड़ी सी कम कर लीजिए और अपना सवाल रखिए। हाँ जी, हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी सीमा जी, अपना सवाल रखिए। हाँ जी हाँ जी, डॉक्टर साहब मेरी उम्र है 61 साल और मैंने स्टेंट डलवा रखा है हार्ट में। मेरा बीपी बहुत डाउन रहता है। हेलो जी जी, आपकी आवाज़ मिल रही है सीमा जी, आप अपना सवाल रखिए। डॉक्टर साहब मेरी उम्र 61 साल है जी। मेरा बीपी बहुत डाउन रहता है। मैंने हार्ट में स्टेंट डलवा रखा है। ठीक है। और मेरे को अभी तक मैंने इंजेक्शन नहीं लगवाया, सिर्फ डर के मारे ही। और खून की भी बहुत कमी है। ठीक है, आप बताओ लगवाऊं या ना लगवाऊं? ठीक है, मैं ज़रा जल्दी से इस पर रिएक्शन ले लेता हूँ। शिशिर जी, आप इस पर जवाब दे दीजिए कि क्या अभी वैक्सीन लगवानी चाहिए या इंतज़ार करना चाहिए या डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है इसमें? हार्ट डिजीज के पेशेंट्स में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड वैक्सीन नहीं है, इसका मतलब आप दे सकते हैं। कंट्रोल्ड वे में आपको जरूर देना चाहिए, बट पोस्ट वैक्सीनेशन आपको मेडिकल सुविधा आपको थोड़ा सा आसपास जरूर रखना है, ताकि अगर जस्ट इन केस कोई ऐसा आपको कोई सिम्टम आता है, कोई आपको तकलीफ होती है, आप जाके हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं। मामूली अगर आप मेरे इस तरह से पूछे कि आपका हार्ट की वजह से आप बीपी का इश्यू है तो आप वैक्सीन नहीं लगा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं, आप बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सीमा जी आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और कोई ज़्यादा क्रिटिकल अगर सिचुएशन नहीं है तो आपको वैक्सीन तो लगवानी ही चाहिए। सुरेंद्र अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? सुरेंद्र, मुझे सुन पा रहे हैं आप? सुरेंद्र, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? सुरेंद्र, अपना सवाल रखिए। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि हमारे घर में जैसे 1.5 साल का बच्चा है, हाँ, तो अभी उसको कुछ दिन पहले पेशाब में प्रॉब्लम हो गई थी, इन्फेक्शन हो गया था। तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये डर लगता है भाई ये कहीं इन्फेक्ट ना हो जाए, और वो तो मास्क नहीं लगा सकता, हम तो लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाए डॉक्टर? ठीक है। उम्र आप एक बार फिर से कंफर्म कीजिए सुरेंद्र जी। 1.5 साल। ठीक है, शिशिर जी इस पर जवाब दीजिए। देखिए, बच्चे को वो लड़का ही है ना? सुरेंद्र जी, वो लड़का है ना आपका? लड़का है या लड़की? लड़की। ठीक है। अच्छा, 1.5 साल की लड़की है और आप बोल रहे हो उसको पेशाब में इन्फेक्शन हो गया था, तो ऐसा कंडीशन को हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। तो अगर उसका ट्रीटमेंट ऑब्वियसली अलग है, कोरोना का ट्रीटमेंट एकदम अलग है। कोरोना के बहुत सारे सिम्टम्स में एक सिम्टम ऐसा भी हो सकता है कि आपको पेशाब, बहुत ये रेयर सिम्टम है, बट कोरोना का कोई भी संभावित सिम्टम कुछ भी बताया नहीं है। पेट से लेके हार्ट से लेके बुखार, खांसी, जुकाम सब हो सकता है। बट अगर खाली उसको पेशाब का इन्फेक्शन था और आपको ये डर लग रहा है कि आपको उसको दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए अस्पताल में, तो मेरे हिसाब से अगर उसको हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, अगर उसको बुखार अगर 100 से ज्यादा आ रहा है, तो डेफिनेटली आपको दिखाना चाहिए। मास्क पहनाने का थोड़ा सा इशू होता है, लेकिन आजकल बच्चों के हिसाब से मास्क भी मार्केट में अवेलेबल है। आप इतना कर सकते हैं कि आप कंट्रोल कंडीशन में आप बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाएं, और अगर जो उसकी दवाई डॉक्टर देते हैं आप उसको दें, और उसके बाद उसको घर आके उसको सैनिटाइज करें या हाथ धो के या बच्चे को नहला दें। बट अगर डेफिनेटली अगर उसको इन्फेक्शन है तो आपको एक बार जरूर जाना चाहिए।
ठीक है, अनुज शर्मा अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अनुज, बहुत स्वागत है, अपना सवाल रखिए। हेलो। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, गुड इवनिंग सर, अनुज शर्मा दिस साइड। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो कोविड हुआ था, हमें लास्ट मंथ हुआ था हम लोगों को कोविड, और हम लोग सर 15 तक कम्प्लीटली हमारी मेडिसिन वगैरह कम्प्लीटली बंद हो गई थी, हमारा ट्रीटमेंट हो चुका था। उसके बाद सर जो ये ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस की प्रॉब्लम है, इसका हम रिस्क जोन में कब तक हैं सर? ठीक है, शिशिर गुप्ता जी, ये ब्लैक फंगस को लेकर के अक्सर लोगों की तरफ से सवाल किया जा रहा है कि रिकवर हो चुके हैं, अब खतरा बड़ा यही है कि ब्लैक फंगस ना हो जाए कहीं। एक्चुअली ब्लैक फंगस एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन मतलब ये आप किसी वजह से आपका इम्यून सिस्टम, आपकी गतिरोधक शक्ति जो है वो डाउन हो जाती है कोरोना की वजह से, इसी कर वो आपको घर कर लेता है और हो जाता है। इससे आपके आंख में, नाक में प्रॉब्लम हो सकता है, बट डेफिनेटली अगर आप बोल रहे हैं कि आपको 15 दिन हो चुके हैं तो चांसेस बहुत रेयर है। कोरोना में तब अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, अगर आपको ट्रीटमेंट में किसी ने स्टीरॉइड्स दिए हैं, इंजेक्टेबल स्टीरॉइड्स दिए हैं, तो डेफिनेटली आपको बाकी लोगों के मुकाबले म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस, बाकी लोगों के हिसाब से ब्लैक फंगस होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। या फिर आपको पहले कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे हार्ट का बीमारी है, किडनी का बीमारी है, दिमाग का बीमारी है, तो आपको चांसेस रहते हैं। बट अगर आप 15 डेज आपको हो गए हैं, आप रिकवर हो चुके हैं, तो डेफिनेटली चांसेस रेयर के बराबर ही है कि आपको अब कुछ होगा। लेकिन इसमें मैं ज़रा जल्दी से डॉक्टर आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ, डॉक्टर कमल गेरा, कि जब ये कहा जा रहा है कि स्टीरॉइड्स की वजह से ऐसी सिचुएशन बनी है, और ख़ास करके जिनको डायबिटीज़ है, जिनको बीपी की परेशानी है, अगर उनको स्टीरॉइड्स दिया गया वो भी ज़्यादा मात्रा में, तो उसके बाद उनको ब्लैक फंगस की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये सब जानने के बाद क्या पहले से ये हिदायतें नहीं दी गई थी कि ऐसे पेशेंट्स को स्टीरॉइड्स नहीं देना है, और ये जानते हुए क्या ऐसी चीज़ें दी गई, क्या कारण था ये? देखिए, जो स्टीरॉइड्स होते हैं वो स्टीरॉइड कोरोना वाले पेशेंट्स में जो एडमिट होते हैं या जो ओपीडी बेसिस पे हम ट्रीट करते हैं, उनको ज्यादातर केसेस में देना बहुत जरूरी होता है। दे आर लाइफ सेविंग इन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स। ठीक है, अब स्टीरॉइड्स का तो कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं कि स्टीरॉइड्स ना देकर हम कोई और चीज दे दें। जब आती है बात लाइफ सेव करने की, हमें स्टीरॉइड देना ही पड़ता है। अब आ जाते हैं स्टीरॉइड के साइड इफेक्ट्स। स्टीरॉइड्स जो है, सुन रहे हैं आप सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। स्टीरॉइड जो है सालों सालों से यूज होता हुआ आ रहा है, अदर कंडीशंस में भी यूज होता है, लेकिन इस बार जो देखा गया है कोविड में स्टीरॉइड ही अकेला एकमात्र वो नहीं है जिसके कारण ब्लैक फंगस हो रहा है। स्टीरॉइड से जो हम इस बार जैसे ऑक्सीजन, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन यूज की गई, तो उसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं उसके कारण हो सकता है ये ब्लैक फंगस, एक थ्योरी वो भी है। दूसरा ये स्टीरॉइड से माना शुगर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, वो एक कारण है, लेकिन स्टीरॉइड देना बहुत जरूरी रहता है कोरोना वाले पेशेंट्स में उनकी जान बचाने के लिए। ठीक है, तो ये एक कुछ चीज़ें हैं जिसके और भी ज़्यादा कारण हो सकते हैं, किस वजह से ब्लैक फंगस हो रहा है तो उसको लेकर के भी यहाँ डॉक्टर ने बताया है। लेकिन गौरव अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। गौरव, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल रखिए गौरव। हेलो जी जी सर, हमें ये जानना है कि हमारी जो वाइफ है उनका बच्चा है, छोटा बेबी, वो फीडिंग करते हैं, तो वो क्या वैक्सीन लगा सकते हैं? ठीक है, डॉक्टर शिशिर गुप्ता, इस सवाल का जवाब आप दीजिए। कितने महीने का बताया उन्होंने बच्चा? गौरव जरा कितने महीने का बच्चा है? 1.5 महीने का। 1.5 महीने का। 1.5 महीना? जी हाँ, देखिए 1.5 महीने के बच्चे को ब्रेस्ट फीड के अलावा उसका कोई और पोषण अवेलेबल नहीं होता है, और हम फर्स्ट 6 मंथ्स तक हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करने के लिए बताते हैं। जो मदर्स हैं जो फीड कर रही हैं उसमें वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, उनको फीडिंग भी कराते रहना है और वैक्सीन भी लेना है, दोनों चीजें मिक्स एंड मैच नहीं करना है। डेफिनेटली वैक्सीन वो लगवा सकती है और उसके साथ साथ वो बच्चे को फीड भी कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं मिल रहा है।
ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल का जवाब आपको ज़रूर मिला होगा गौरव। लेकिन एक सवाल इसी से मिलता हुआ मैं डॉक्टर साहब आपसे करना चाह रहा हूँ कि जो प्रेगनेंसी के तुरंत बाद ही अगर कोई वैक्सीनेट होना चाहता है, वैक्सीन लगवाना चाहता है, तो क्या ये संभव है? और कितने समय बाद अगर वैक्सीन लगवानी है तो कितने समय बाद लगवा सकते हैं? प्रेगनेंसी के समय पे बहुत सारी लेडीज को आजकल डिलीवरी के समय भी डिटेक्ट होता है कोरोना, बच्चे भी पैदा होते हैं, वहां से वर्टिकल ट्रांसमिशन के रेट्स बहुत कम पाए गए हैं, माँ से बच्चे को होने का चांसेस बहुत कम होते हैं। ऐसा कोई फिक्स एज ग्रुप, वो मतलब नंबर ऑफ डेज ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप पर्टिकुलर डेज, जब वो मदर आपको लगे कि वो अगर जैसे सपोज ऑपरेशन होता है तो 4 से 5-6 दिन लगते हैं पोस्ट ऑपरेशन वापस रिकवरी होने में, तो अगर मदर अगर फिट है तो डेफिनेटली वो कोरोना का शॉट ले सकते हैं वैक्सीन का। दे आर वेरी सेफ। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजकुमार, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल रखिए। राजकुमार, अपने टीवी का आप वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लें और उसके बाद अपना सवाल रखें। नमस्कार जी। नमस्कार जी, अपना सवाल रखें। हाँ सर, मैं जी 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 मैं ये जानना चाह रहा था सर, मेरी पोती है 3 साल की, और अब ये जो बच्चों में ये जो आ रहा है ये जो इसका कोविड का, इसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं सर बच्चों में? ठीक है, छोटे बच्चों के लिए सवाल है डॉक्टर शिशिर गुप्ता, कैसे हम अपने बच्चों को बचाएं? तीसरी वेव की सब संभावनाएं हैं, आशंकाएं हैं, तो उस दौरान हमें घर पर जो बच्चे हैं, अब पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को बचाएं कैसे, उस संक्रमण से कैसे उनको बचा सकें? सबसे पहले जितना हो सकता है, गवर्नमेंट ने भी स्कूल्स अभी बंद किए हुए हैं, घर पे रहना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप बाहर जाते हैं तो फिर जो आपको 3 चीजें बताई गई है, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, हाथ की सैनिटाइजेशन, और बच्चों के मास्क। अगर बच्चा पहन पा रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं, 2 साल से कम बच्चों को तो मास्क पहनाना पॉसिबल नहीं होता है, बट अगर 2 साल से ऊपर है बच्चा तो डेफिनेटली मास्क। उसके अलावा अगर आपको पता है किसी मतलब आप जिससे मिल रहे हैं, अगर उनकी फैमिली में कोई पॉजिटिव ट्रेवल हिस्ट्री है, या वो कहीं पे कहीं ऐसी जगह से आए जहाँ पे कोरोना ज्यादा है, या फिर उनके घर में किसी सदस्य को ऑलरेडी कोरोना होके गया है, तो थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हैं अपनी तरफ से। इसके अलावा और बचने का कोई तरीका नहीं है, बट 99% बच्चों में कोरोना होने के बावजूद भी बच्चे अभी तक ऐसा कुछ, जितने भी बच्चे हुए हैं 99% कुछ होता नहीं है। दे कम आउट वेरी वेरी फास्ट। एडल्ट की तरह नहीं है, बच्चों का रिकवरी इज वेरी वेरी मतलब फार बेटर देन एडल्ट। तो डेफिनेटली ये प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं जब तक कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं हो जाती है, क्योंकि अभी फिलहाल वैक्सीन अवेलेबल नहीं है 19 ईयर्स से कम वालों के लिए। ठीक है, जब तक वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाती है तब तक सिर्फ बचाव ही एकमात्र रास्ता है, और लगातार कॉलर्स हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। अगले कॉलर हमारे साथ गुरचरण कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल रखिए गुरचरण। हेलो सर, नमस्कार। जी गुरचरण, बताइए। सर ऐसा है, अपने बच्चों पे कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, लेकिन सर मेरी एक फरियाद आप सुन सकते हैं? जी बताइए, कोरोना संक्रमण से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आप रख सकते हैं। कोरोना सर, मेरी वाइफ तो एक्सपायर हो चुकी है, वो लाडली योजना पेंशन लगी थी वो भी सरकार ने काट दिया, हम भूखे मरने गुजार के बैठे हुए हैं। जी गुरचरण जी, ये बेहद दुखद भी है, और इस कोरोना संक्रमण के दौर में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, और हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी अलग स्कीम्स भी हैं, और आप अगर हरियाणा से हैं और हरियाणा से जुड़े हुए हैं तो हरियाणा सरकार ने भी ऐसे जो लोग हैं जिनके परिवार के कुछ लोग अगर कोरोना संक्रमण से ग्रसित थे और उसके बाद वो अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो आर्थिक रूप से सहायता प्रदेश के सरकार के द्वारा इस पर दी गई है। उसमें आप जो प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए जो नंबर्स हैं आप उस पर संपर्क करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में हम कोरोना संक्रमण की स्थितियों को लेकर के बात कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण से अगर आप ग्रसित हैं या उससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप इस मंच के जरिए जुड़ करके हमारे 2 एक्सपर्ट लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं, उनके जरिए आप जान सकते हैं। लेकिन मैं जरा जल्दी से इस पर एक रिएक्शन ले लेता हूं। डॉक्टर कमल गेरा, अब हम ये बात कर रहे हैं कि मास्क को लेकर के, क्योंकि छोटे बच्चों को मास्क पहनाना उतना ज़्यादा संभव नहीं है,
लेकिन अगर ये संभावनाएं घर में अगर कोई भी हलचल है या कोई भी शख्स घर से बाहर निकलता है अपनी ज़रूरत के कामों की वजह से, वापस घर में आता है, घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग माता पिता भी हैं, तो ऐसे में घर के बाकी सदस्यों को कितना ध्यान रखना होगा, या फिर जो शख्स बाहर से आवागमन कर रहा है उसको ध्यान रखना है? देखिए, जब तक वैक्सीन अवेलेबल नहीं है तब तक हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है, बचाव। अब बचाव कैसे करना है सबको पता है कि हम बाहर जा रहे हैं, हम ही वायरस लेकर आएंगे घर पे, तो हमें मास्क लगाना है, घर पे आकर हाथ सैनिटाइज करने हैं, हो सके तो अगर हम पूरा दिन के बाद काम करके अगर घर पे आ रहे हैं तो हम पहले नहा लें और जो कपड़े हैं हमारे उनको गर्म पानी में भिगो दें, उसके बाद ही बच्चे के पास जाएं, तभी ठीक रहेगा। बाकी अदरवाइज कोई और तरीका नहीं है हम बच्चों को जिससे बचा सकें, सिर्फ बचाव ही एक तरीका है, ना कोई दवाई है ना कोई वैक्सीन है। जो हम अभी तक सुनते आ रहे हैं 1 साल से, बचाव बचाव बचाव, दैट इज द ओनली थिंग वी कैन डू। ठीक है, तो बचाव ही एकमात्र रास्ता है। और इस दौरान हमारे साथ एक और कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। संजीव, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल रखिए। जी मैं कह रहा हूँ मेरी मम्मी और डैडी को इंजेक्शन लगे हैं दोनों जी, तो उनको पहली शायद दूसरी जो अपडेट करते हैं शायद सेकंड अपडेट नहीं हुई, फिर वो मैसेज आ रहा है हमारे पास क्या आप टीका लगवाओ। कितने समय बाद संजीव? हाँ जी, 2 टीके लग चुके हैं मदर को डैडी को हमारे को। हाँ, तो लेकिन शायद उन्होंने दूसरा बार जो टीका लगा था वो शायद अपडेट नहीं हुआ है, तीसरी बार फिर मैसेज आ रहा है कि आप टीका लगवाइए। तो क्या अगर हम तीसरा टीका लगवा लेते हैं तो कोई नुकसान तो नहीं है? जरा इस पर एक्सपर्ट से राय ले लेते हैं। डॉक्टर कमल गेरा, 2 वैक्सीन लग चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन टेक्निकली फॉल्ट की वजह से फिर से वैक्सीन के लगवाने के लिए बार बार मैसेज आ रहा है, तो क्या तीसरा टीका लगवाएं, ये कितना सही है और क्या इस पर स्टडीज हैं? तीसरा टीका नहीं लगवाना, वो सॉफ्टवेयर का ग्लिच था, वो आप जाइए वो ठीक कराइए, तब आपको एक वैक्सीनेटेड वाला सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, लेकिन तीसरी डोज अभी नहीं लगवानी। आप जब 2 डोज लगवा चुके हैं तो तीसरी डोज मत लगवाइए, अभी उसकी कोई स्टडी नहीं हुई है। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके सवाल का जवाब आपको मिला होगा। लेकिन मैं इसी पर ज़रा बात करता हूं डॉक्टर कमल गेरा, कि हमने देखा कि पहली लहर आई तो, और उसके बाद दूसरी लहर में हमने ये संभावनाएं ऐसी जताई हैं कि 2 डोज के ज़रिए हम अपने आप को इम्यून कर सकते हैं, लेकिन अगर तीसरी लहर आती है तो क्या उसके लिए, और पहला सवाल तो यही है कि कितने समय तक ये कारगर है? अभी जो 2 डोज हमें लगी हैं, ये क्या 1 साल तक या 2 साल तक, इसकी समय अवधि कितनी है? ये कब तक हमें इस संक्रमण से बचा सकती है? देखिए, जो ये समय अवधि है और कितने दौरान के लिए हमें संक्रमण से बचा सकती है, ये बड़ा ही डाइसी सवाल है। अभी तक किसी को नहीं पता कि ये कितने समय तक हमें बचा पाएगी। जहां तक देखा गया है ऐसी वैक्सीन 1 साल तो कम से कम बचा ही लेती हैं, जहां तक देखा गया है, लेकिन अभी कोई श्योर नहीं है कि कितने महीने तक ये हमें बचा सकती है, हमारे अंदर एंटीबॉडीज जनरेट करवा सकती हैं। बट विद टाइम, जैसे स्वाइन फ्लू आया था, जैसे हर साल स्वाइन फ्लू का जो वैक्सीन लगता है, जो डॉक्टर्स को यूजुअली लगवाते हैं, तो मुझे लग रहा है जहां तक ऐसे कोरोना के साथ भी सेम ही केस होने वाला है कि हर साल हमें इसकी बूस्टर डोसेज लगवानी पड़ेंगी आगे फ्यूचर में जैसे जैसे स्टडीज होंगी। ठीक है, आप इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अमन आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। मुझे सुन पा रहे हैं अमन? हेलो, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल रखिए। मेरी जब 10 साल की उम्र थी तो मेरी 10 साल की उम्र में मेरे को एक लंग्स में कैविटी हो गई थी, जिसके कारण मेरे को डॉक्टर साहब ने एक स्टीरॉइड प्लस एंटीबायोटिक का कोर्स शुरू किया था। ठीक है, लगभग मैं तकरीबन अभी मेरी एज 35 ईयर्स की हो गई है, तो कैविटी तो अभी भी मेरे लंग्स में है वही। तो मैं स्टीरॉइड्स को कंटिन्यूसली अभी लेना ठीक रहेगा या वैक्सीन का इंजेक्शन लगाना उसके लिए ठीक है या नहीं ठीक है, ये जानना चाहता हूँ सर। ठीक है डॉक्टर कमल गेरा, ये पहले से ट्रीटमेंट चला आ रहा है, तो क्या अब ऐसे में वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं? नहीं, अगर लंग्स में कैविटीज हैं और पहले से ट्रीटमेंट चला आ रहा है, अभी भी कैविटी है, तो वैक्सीन लगवा सकते हैं। वैक्सीन लगवाने में कोई परेशानी नहीं है। वैक्सीन तो जो हमारे टीबी पेशेंट्स भी हैं, जो अभी मतलब टीबी का ट्रीटमेंट जिनका चल रहा है या ठीक भी हो चुके हैं, उनके शरीर में भी ऐसे लंग्स में कैविटीज बन जाती हैं, लेकिन उनके अभी सिम्टम सारे खत्म हो चुके हैं। जैसे इस पेशेंट के भी जो इन्होंने सवाल पूछा है, अगर इनके भी सारे सिम्टम्स ऐसे कोई भी सिम्टम नहीं चल रहा, मान लीजिए उनको ना बुखार है, ना खांसी है, ना सांस में दिक्कत है, वो एकदम ठीक है, तो वो ये वैक्सीन आराम से लगवा सकते हैं। कैविटी होने से वैक्सीन से रिलेशन कोई भी नहीं है। ठीक है, मैं इस दौरान एक और सवाल इसी में जोड़ देता हूं डॉक्टर कमल गेरा। इससे पहले हम बात कर रहे थे कि कितने समय तक के अंतराल के लिए ये वैक्सीन काम करती है, तो
तो अगर तीसरी लहर आती है, जैसा कि आशंकाएं और संभावनाएं भी हैं कि अगर आएगी तो ये साल के आखिर तक आएगी, तो जो साल की शुरुआत में ही जिनको टीका लग चुका था, तो क्या अगले साल ऐसी संभावनाएं हैं कि तीसरा टीका भी लग सकता है? बिल्कुल, पूरी ऐसी संभावनाएं हैं। जैसे ही पूरी पॉपुलेशन सारी वैक्सीनेट हो जाएगी, ऐसा प्लान भी आ सकता है कि तीसरा बूस्टर डोज लगे। बूस्टर डोज बोलते हैं उसे, जैसे हर साल एक बूस्टर डोज लगे या दोबारा से वैक्सीनेशन हो, एक डोज लगे। दोनों डोज भले ही ना लगे, लेकिन हो सकता है कि अगले साल हमें फिर से एक डोज लगवाना पड़े। ठीक है, हो सकता है, ऐसी संभावनाएं भी हैं और हालांकि आने वाले समय की परिस्थितियों के अनुकूल उसी हिसाब से उस पर निर्णय लिया जा सकेगा। खैर, अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल रखिए। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल रखिए। सर ये पूछना चाह रहा हूँ जी, ये सर मैंने एक वैक्सीन कोविशील्ड का 5 डोज ले लिया है, तो उसको लेने के बाद से ये फीलिंग हो रहा है कि जोड़ों में दर्द, ये सब मेरे को एक्चुअली में लिए हुए मई अप्रैल में लिया था, तो 1 महीना हो गया है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ? 1 महीना प्रवीण आपको हो गया वैक्सीन लिए हुए, दोनों डोज आप ले चुके हैं या पहली डोज लिया अभी आपने? फर्स्ट डोज लिया। अब 1 महीने के बाद क्या हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है पिछले घंटे। ठीक है, घुटनों में दर्द हो रहा है और ये कुछ परेशानी आ रही है। डॉक्टर कमल गेरा, ये वैक्सीन लगवाई है, 1 महीने का अंतराल हो चुका है, लेकिन अब घुटनों में दर्द हो रहा है, तो ये क्या है, ये कैसी चीजें हैं ये? तो वैक्सीन के बाद कभी कभी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होते हैं बॉडी में, जिसके कारण ऐसे जॉइंट पेन्स हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये बहुत ज्यादा लंबे नहीं खिंचते। अब जैसे 1 महीना हो गया है, इनसे बोलिए कि किसी अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से एक बार सलाह ले। जरूरी नहीं है कि ये वैक्सीन के कारण ही घुटनों में दर्द हो रहा हो, बाकी चीजें भी होती है जिनके कारण जॉइंट्स में पेन हो सकता है, लेकिन तसल्ली के लिए एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से मिलिए, उसकी जो भी हल्की फुल्की दवाइयां वो चालू करिए। जैसे ही घुटनों का दर्द चला जाता है तो दूसरी वैक्सीन डोज की तैयारी करिए। ऐसे वैक्सीन से अगर घुटनों का दर्द हल्का फुल्का हो सकता है, ये मैं मान रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर वो इतने लंबे टाइम के लिए नहीं खिंचता। ठीक है, आप अगले कॉलर भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। महिपाल, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल रखिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरे 2 सवाल हैं। एक तो मेरा सवाल है कि सरकारों से कि इंडिया में वैक्सीन अवेलेबल क्यों नहीं हो पा रही हैं, जबकि हमारे पास इतने अच्छे संसाधन हैं इंडिया में, फिर भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं हो पा रही है। ये तो हमारी सरकारों का सवाल है। और दूसरा सवाल है मेरा कि हमारे देश में जब भी पड़ोसी देशों में कोई भी ऐसी लहर नहीं आई दूसरी, तो हमारे ही देश में क्यों आई दूसरी ऐसी लहर कि जिसमें हमें बहुत ज़्यादा संसाधन जुटाने पड़े कोरोना की? ठीक है, मैं इस पर ज़रा जवाब ले लेता हूं डॉक्टर कमल गेरा से ही। कमल, ये सवाल है कि भारत के अंदर ये लहर आई, लेकिन बाकी दुनिया के बाकी देश इस वक्त शांत थे, लेकिन अब ये जो दूसरी लहर भारत के अंदर अब नियंत्रण में आई है, तो बाकी देशों के अंदर हलचल है। ज़रा इस बात को लेकर के, क्योंकि अक्सर लोगों का एक कहना होता है कि भारत के अंदर ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन कैसे बनी, क्योंकि दुनिया के बाकी देश तो इस वक्त स्टेबल थे। देखिए, ऐसा है कि जब पहली वेव आई तो उसके बाद हम बड़े रिलैक्स हो गए कि जब वो चली गई थी, हम देख रहे थे कि मार्केट पूरे खुल गए हैं, वही भीड़ भाड़ वही सब कुछ चालू हो चुका है, बसेस में, ट्रेन में, सब कुछ चालू हो चुका है। तो नेचुरली सेकंड वेव आना ही था। सबने सोचा कि अब चला गया, अब वैक्सीन की कोई जरूरत नहीं, अब तो कोरोना चला ही गया। बट दैट वाज द ओनली थिंग जो थोड़ी बहुत टेम्परेरी था। वो सेकंड वेव तो आना ही था, क्योंकि हम बड़े रिलैक्स हो गए थे। इधर क्या है कि इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन होने के कारण क्या है कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी है। जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी, इतने सारे लोग इकट्ठे रहेंगे, तो वायरस को ट्रांसमिट होने में टाइम नहीं लगता, वो जल्दी जल्दी ट्रांसमिट होता रहेगा। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा फैला कोरोना सेकेंड वेव में। ऐसा नहीं है कि बाकी देश प्रभावित नहीं है। जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं बाकी कंट्रीज में, यूएसए में, जर्मनी में, उधर अभी भी प्रिकॉशंस इस हद तक चल रही हैं कि उनको मास्क लगा के रहना पड़ता है, लेकिन वहां पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो काफी कम है, जिसके कारण जो होता है वायरस ट्रांसमिट भी होता है, लेकिन इतने ज्यादा लोगों में ट्रांसमिट नहीं हो पाता, क्योंकि इतने ज्यादा लोग एक जगह पे है नहीं। जैसे इधर देखा जाता है कि इतनी भीड़ है, वो भी एक ही जगह। तो उन कारणों के कारण मुझे लग रहा है कि सेकेंड वेव आई है।
और कोई कारण मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि सेकंड वेव का कोई और कारण है कि कोई किसी ने बायो टेररिज्म कर दिया हो या बायो वारफेयर कर दिया हो। वो सारी थ्योरीज हैं जो हम देख रहे हैं फेसबुक व्हाट्सएप पे चलती रहती हैं। ठीक है, लेकिन इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है और यही हम लगातार इस मंच के जरिए अपील भी कर रहे हैं कि आपको सिर्फ एक्सपर्ट के जरिए जो सलाह मिल रही है आपको सिर्फ वही लेनी है। आपको जो ये सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी अफवाहें हैं उन पर आपको ज़रा भी यकीन नहीं करना है। खैर, हम उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब आपको मिला होगा, लेकिन आगे बढ़ते हैं। सुभाष अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सुभाष आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल रखिए। नमस्कार सर, मैं ऐसा था जी, मैंने 20 तारीख को कोरोना टेस्ट करवाया था जी, और मैं 22 को पॉजिटिव था जी। ठीक है। और 25 को मैंने वैक्सीन ले ली थी। पॉजिटिव रिपोर्ट मेरी की बहुत लेट आई, यानी कि आप समझो 28 के पास वो आई थी जी। मेरी रिपोर्ट काफी लेट आई और मैं 25 को वैक्सीन ले चुका था जी। मुझे बाद में पता चला कि मैं पॉजिटिव हूँ। तो अब मैं दूसरी वैक्सीन कब लेऊं जी, और लेऊं कि नहीं लेऊं ये बताओ। ठीक है, मैं ज़रा डॉक्टर कमल गेरा इस सवाल का जवाब दीजिए कि आप पहली डोज लगवा ली लेकिन उस दौरान वो संक्रमित हो गए थे, उसकी रिपोर्ट बाद में आई, तब तक जब तक वो रिपोर्ट आई तब तक पता चला कि उन्होंने वैक्सीन लगवा ली है। तो अब दूसरी डोज लगवाएं और किस अंतराल में लगवाएं? अब ये जो इन्होंने गलती से वैक्सीन लगवा ली, जब ये कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड थे तभी इन्होंने वैक्सीन से लगवा ली, कोई बात नहीं, अब लग गई तो लग गई। लेकिन जो सेकंड वैक्सीन लगनी है, जैसे कोरोना वायरस से जैसे इनकी रिकवरी हो जाएगी उसके 15 दिन के बाद ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने, जहां तक मेरे को रीसेंट गाइडलाइंस का वो है कि उन्होंने कोरोना से जो संक्रमित से रिकवर हो रहे हैं उसके बाद उन्होंने जो इंटरवल है 3 महीना कर दिया है। 3 महीने के बाद वो अपनी वैक्सीन की सेकेंड डोज लगवा सकते हैं जब वो रिकवरी कर जाएंगे तो। ठीक है, तो अब आप 3 महीने का इंतजार करें और अब वैक्सीन जरूर लगवाएं। खैर, अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। संजय हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। संजय, बहुत स्वागत है, अपना सवाल रखिए। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर मेरे को 22 अप्रैल को मैं कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से मैं अग्रोहा मेडिकल के अंदर एडमिट था सर। ठीक है। और 30 तारीख को मेरे को छुट्टी मिल गई। लेकिन उसके बाद से आज तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन टीवी देखने के बाद मेरे को एक ब्लैक फंगस का डर बना हुआ है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या 1 महीने बाद भी मेरे को ब्लैक फंगस का कोई हो सकता है क्या? हालांकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने कोई एनासिन तक की भी दवाई नहीं दी। मैं बिल्कुल इससे पहले आपको क्या डायबिटीज है या किसी और तरीके की परेशानी है, कोई बीमारी है? नहीं सर, मेरे को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर शिशिर, आप ये सवाल जरा आपसे करते हैं, आप इसका जवाब दीजिए कि अब ऐसे में संक्रमण अगर हो रहा है और ब्लैक फंगस को लेकर के लोगों के मन में एक खतरा है, वैसे कोई बीमारी नहीं है लेकिन 1 महीना हो चुका है, संभावनाएं हैं कि अभी भी ब्लैक फंगस की और किसी और तरीके की गंभीर बीमारी भी नहीं है? संभावनाएं ना के बराबर है। एक महीने का अंतराल हो चुका है। कोई उनके कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं, कोमॉर्बिड कंडीशन मतलब यानी कि जैसे हार्ट का, जैसे आपने पूछा ही है उनसे, अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है और वो संक्रमण से बाहर निकल चुके हैं, चांसेस 0.0001% चांस भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए। बाकी मेडिकल साइंस में कुछ भी पॉसिबल होने के लिए कुछ। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप घबराएं नहीं बस, और डरिए बिल्कुल भी नहीं। आप मनोबल बनाए रखें और घबरा करके नहीं बल्कि मजबूती के साथ लड़ करके ही इस कोरोना को हमें हराना होगा। लेकिन हम डॉक्टर शिशिर, बच्चों को लेकर के भी बात हमने शुरुआत में की थी। आपने कहा था कि मास्क लगाना उतना ज़्यादा तो संभव नहीं है, लेकिन अगर घर से बाहर कभी मजबूरी में निकलना भी पड़ता है तो उस वक्त क्या हमें करना होगा? मास्क तो पहनाना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, आजकल आप देखेंगे बच्चों के साइज के मास्क आने लगे हैं और बच्चे बहुत क्यूट भी लगते हैं। थोड़ा ये हंसी का हो गया, बट डेफिनेटली हमारे को बच्चों को बचाने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है। मास्क पहना के कोशिश कर सकते हैं, अगर वो पहने अच्छी बात, नहीं पहने तो एटलीस्ट सोशल डिस्टेंसिंग हम जरूर करा सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। ठीक है, जरा कॉल्स भी ले लेते हैं। कॉलर हमारे साथ रमन शर्मा अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है रमन जी, पूछिए अपना सवाल। रमन शर्मा जी, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए और अपना सवाल रखिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी रमन जी, अपना सवाल रखिए, बताइए। ओके सर, ओके, अपना सवाल रखिए रमन जी। जी हाँ सर, मेरा ये सवाल है कि सर मेरा 2 महीने पहले मेरे को पीलिया हुआ था। ठीक है। हाँ, जिसकी वजह, हेलो जी रमन शर्मा जी, सर 2 महीने पहले मेरे को
पीलिया हुआ था और जिसकी वजह से मेरे लीवर में थोड़ा इन्फेक्शन आ गया था। ठीक है। पीलिया हुआ था जिसकी वजह से लीवर में इन्फेक्शन हो गया था जी। उसकी मेरी मेडिसिन चंडीगढ़ पीजीआई से चल रही है। और जिसकी मेडिसिन उसके उपरांत मैंने डर के कारण इसका कोरोना का वैक्सीन का टीका नहीं लगवाया मैंने। क्या मैं लगवा सकता हूं टीका सर? अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ हैं डॉक्टर शिशिर जी, बिल्कुल स्वस्थ हैं, वैसे कोई परेशानी नहीं है, टीका लगवा लेना चाहिए। लीवर का क्या प्रॉब्लम हुआ था इनको एग्जैक्टली? उन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है। लीवर का सिर्फ अगर रिपोर्ट्स में इश्यूज थे और वो एंजाइम्स नॉर्मल हो गए हैं तो वो डेफिनेटली जाके टीका लगवा सकते हैं। बट अगर कुछ परमानेंट इफेक्ट हुआ है लीवर पे तो मेरे हिसाब से एक हेपेटोलॉजिस्ट को मिलकर अगर वो चीज क्लियर हो जाए। पर से ये पीलिया अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी, सी, ए, डी, ई, बहुत अलग अलग ये वायरल हेपेटाइटिस है। उसके अलावा भी बहुत कारण होते हैं हेपेटाइटिस होने के, जो अगर उनका कोई बहुत भीषण प्रॉब्लम नहीं है और अगर वो अभी स्वस्थ है डेफिनेटली उनको जाके वैक्सीनेशन कर लेना चाहिए। ठीक है, मैं ज़रा जल्दी से एक सवाल और भी करना चाहता हूं सर आपसे डॉक्टर शिशिर, कि बच्चों के अंदर कुछ लक्षण क्या हम पहचान कैसे करें कि उनमें कोरोना संक्रमण के सिम्टम्स हैं, और ख़ास करके 2 साल से कम उम्र के बच्चे, उनकी पहचान कैसे की जाए, क्योंकि वो बोल नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, तो उनमें हम लक्षणों की पहचान कैसे कर पाएँ? जी देखिए, ऐसा है, सबसे पहले जो सिम्टम आता है वो होता है बुखार आना। अगर बच्चे को बुखार आ रहा है तो हमें एक तरफ से सोचना पड़ता है। दूसरा लक्षण है कि बच्चा किसी पॉजिटिव कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में आया है या फिर आप किसी ऐसी जगह गए हैं जहां पर पॉजिटिव कोरोना पेशेंट था। इसके बाद जो लक्षण आते हैं, लक्षण जैसे कॉमन फ्लू के जैसे लक्षण होते हैं, खांसी, जुकाम, बॉडी पेन, बच्चे का नॉर्मल एक्टिविटी जैसे होती है वो नॉर्मल एक्टिविटी ना रहना, बच्चा थोड़ा आपको सुस्त लगे, बच्चा खाना ठीक से ना खाए, उसको लूज मोशन हो, उसको वॉमिटिंग हो, ये छोटी हर एक चीज को अफेक्ट करते हुए बच्चे प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेट डायग्नोसिस बाय आरटीपीसीआर जो आपको करानी पड़ेगी। ठीक है सर, ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। खैर आगे बढ़ते हैं जरा। कमल हमारे साथ अगली कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। कमल, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। हेलो सर। जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ जी सर, मेरे को टाइफाइड हुआ है, बाकी मैंने सारे टेस्ट करवा लिए, आरटीपीसीआर भी करवा लिया तो वो भी नेगेटिव था। तो अभी मतलब मैं वैक्सीन लगवाऊं या ना लगवाऊं? ठीक है, टाइफाइड है, वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं, डॉक्टर कमल गेरा ये इस सवाल का जवाब आप दीजिए कि वैक्सीन लगवाएं या नहीं लगवाएं। जब पहले टाइफाइड से पूरी तरह रिकवर हो जाएंगी उसी के बाद वैक्सीन लग पाएगी। बिना रिकवरी के वैक्सीन नहीं लगवा सकते। जब आप पूरी तरीके से रिकवर हो जाएंगे, जो भी आपको बीमारी है, जैसे आप बता रहे हैं कि आपको टाइफाइड है, तो वो पूरा रिकवरी हो जाएगा, उसी के बाद वैक्सीन लगेगा। बिना रिकवरी के वैक्सीन नहीं लगवा सकते। ठीक है कमल कुमारी जी, तो पहले आप रिकवर हो जाएं और टाइफाइड अगर आपको हुआ है, आप जैसा बता रही हैं, तो उसके बाद आप पहले ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं और उसके बाद आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। और इसीलिए बार बार ये तो कहा जा रहा है कि अगर आपको बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, आपको कोई गंभीर बीमारी है, तो आप उस लिहाज में आकर के एक्सपर्ट से ज़रूर सलाह लें और तभी आप वैक्सीन लगवाएं। लेकिन बाकी सभी लोगों को ये सलाह ज़रूर है कि आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं ताकि आप कोरोना संक्रमण के इस वायरस से अपने आप को बचा पाएं। और साथ ही साथ ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट नहीं करेगा, बल्कि ये आपको नहीं बचाएगा, बल्कि आपके परिवार के बाकी सदस्यों को भी ये बचाने में एक मददगार साबित होगा। क्योंकि अगर आप ठीक रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, अगर आप बाहर आवाजाही ज़्यादा कर रहे हैं, तो ऐसे में चांसेस ये हैं कि आप संक्रमित हो सकते हैं। तो अगर आप इम्यून हो जाएंगे तो आपका जो पूरा परिवार है, आपके जो घर के बाकी सदस्य हैं, वो भी स्वस्थ रह सकते हैं, उनको भी कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो कुछ हद तक कम हो जाएगा। मैं ज़रा जल्दी से इस पर एक रिएक्शन ले लेता हूँ। मैं ज़रा डॉक्टर कमल गेरा, आजकल हम देख रहे हैं कि फैंसी मास्क बहुत देखने को मिल रहे हैं और कपड़े से बने हुए ये मास्क कितने कारगर हैं, और एक मास्क उसके ऊपर दूसरा मास्क, ये कितना सही है और इससे सांस लेने में कहीं परेशानी तो नहीं होगी? अक्सर लोगों की ये शिकायतें होती हैं कि अब सांस नहीं ली जा रही है, इसलिए मास्क नीचे भी कर लेते हैं। देखिए,
पेशेंट को, पॉपुलेशन को, जो इतने सारे लोग हैं, जो हमारी जनता है, कुछ ना पहनने से अच्छा कुछ तो अच्छा, समझ रहे हैं बात को? सबसे अच्छा मास्क तो N95 मास्क होता है जो हम लगाते हैं डॉक्टर्स। अगर वो नहीं भी लगा रहे, नॉर्मल 3 प्लाई जो मास्क आता है, जो सर्जन वाला मास्क होता है 3 लेयर वाला, वो लगा लें। अगर वो नहीं भी लगा रहे तो अगर वो चाह रहे हैं कि हमें फेस मास्क लगा लें, वो लगा लें, तो कुछ तो प्रोटेक्शन मिलेगा। समझ रहे हैं बात को? जी। कुछ ना से कुछ बेहतर, यही बात है। अगर आप एक के ऊपर दूसरा लगाएंगे तो और ज्यादा प्रोटेक्शन हो जाएगी, लेकिन उससे क्या होता है कि लोगों को सांस लेने में परेशानी हो जाती है। सांस लेने में परेशानी तो मास्क के बाद होती ही होती है काफी लोगों को, क्योंकि मास्क से जो होता है, जो हमारे सांस लेने का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो वो तो हमें एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा कि हाँ, हम इतना पतला मास्क लगा सकते हैं और इसके बाद हमारा सांस भी नहीं फूल रहा, तो हमें ये लगाना चाहिए। तो कुछ % प्रोटेक्शन तो हर चीज से मिलेगी जो हमारी नाक और माउथ को कवर करेगी। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि एक्सपर्ट्स के द्वारा यहाँ पर इस मंच के जरिए बताई गई हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमल गेरा और डॉक्टर शिशिर गुप्ता, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने कई महत्वपूर्ण बातें इस मंच के जरिए साझा की हैं। हमारे सभी दर्शकों के द्वारा जो कई सवाल यहाँ पर रखे गए इस मंच के जरिए, उनका जवाब आपके द्वारा दिया गया है। और यहाँ हमारी कोशिश भी यही है कि जो अफवाहें हैं उनको हम दूर करें और असल जो सच्चाई है वो आपके सामने हम रख पाएं। और मौजूदा वक्त में जो हालात बने हुए हैं उससे बाहर निकलने के लिए जब तक आप छोटे छोटे बच्चों की अगर बात करें तो जब तक उनको वैक्सीन नहीं लग जाती है, जब तक उनको टीका नहीं लग जाता है, तब तक बचाव ही एकमात्र उपाय है जिसके ज़रिए आप अपने छोटे छोटे बच्चों को घर पर रह कर के ही बचा सकते हैं। तो ये दोनों हमारे साथ मेहमान कार्यक्रम में जुड़े, बहुत शुक्रिया दोनों का ही कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमारे साथ समय देने के लिए। तो कोविड OPD में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।